जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी का जो 2022 वाला पेपर हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी पैट, इस पेपर को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जो ये फर्स्ट मीटिंग का पेपर है, जो 15 तारीख फर्स्ट मीटिंग, मैं यहाँ लिख दूँ याद के लिए भी रहेगा, 15/10/2022 फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है ये। और इसके जीएस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। बाकी जो हमारे पार्ट हैं, जो मैथ और रीजनिंग है, वो आप वीडियो से कवर हो जाएगा, जो हमने वीडियो डाल रखी है। और हम इसे उस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कल पेपर होगा 16 तारीख में सेकंड मीटिंग में और फर्स्ट में, वहाँ भी आपको हेल्प हो सके। उसी तरीके से इसको हेल्प करने कोशिश करने का प्रयास करेंगे। देखो, भारत के किन दो शहरों के बीच अकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर सी है, मुंबई से अहमदाबाद। आपको एक बात जानना है कि जो अकाशा एयर है, अकाशा एयर एक प्राइवेट एयर उड़ान है और इसके जो सबसे बड़े निवेशक है वे राकेश झुनझुनवाला हैं। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ये अभी स्टार्टिंग हुई है इसकी रिसेंटली, तो इसे आप थोड़ा पढ़ के जाना है अकाशा एयर को अच्छे से। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय। और ये आज़ादी महोत्सव जो हमारे आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट हो ना, उसके शुभ अवसर पर मनाया गया था। हर घर तिरंगा अभियान जैसे अभियान चले थे इसमें, तो उसी तरीका का ये भी बढ़े चलो अभियान था, जो संस्कृति मंत्रालय की एक पहचान है, यानी उसके द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्योंकि ये इसी के साथ पूरा नहीं आएगा ना, तो बाद में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है अमित शाह। और ये अमित शाह जी ने 30 जुलाई 2022 को किया था। और इसमें क्या था कि जो एक हमारा अभियान चला हुआ है ना, नशीली दवाओं का निपटान अभियान, नशीली दवाओं का निपटान अभियान के तहत ये जो हमारे अमित शाह केंद्रीय मंत्री जी हैं, उनकी अध्यक्षता में चंडीगढ़ में ये इस सम्मेलन का आयोजन किया गया राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये इसका आंसर क्या हुआ? डी हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो अभी यूपी ट्रिपल एससी का फॉरेस्ट गार्ड वाला पेपर हुआ था, और मैंने वहाँ भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और बताया था कि जो पैट पेपर होगा ना, उस पैट पेपर में ये आ सकता है क्वेश्चन, और ये आ गया। मैंने बताया था क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ही पैट का पेपर करा रही है, और यूपी ट्रिपल एससी ही फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लेती है। और आज भी आप याद रख लेना कि जो ये पेपर हो रहे हैं ना, यूपी ट्रिपल एससी के जितने आगे पेपर होंगे, वहाँ इनमें कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हो सकता है इसका, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें इसको आप। तो इसका आंसर है गोवा। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं? देखो, मैं यहाँ थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आंसर चाइना है। हर किसी को पता है चाइना के साथ हमारे विवाद होते रहते हैं, तो चाइना तो पड़ोसी देश है। मालदीव है, मालदीव भी बोलते ना कि पिकनिक के लिए मालदीव जाओ, हनीमून के लिए मालदीव जाओ, तो मालदीव भी हमारा क्या है, एक प्रकार का द्वीप है जो इंडिया का नियर बाई है। और म्यांमार भी से भी हमारी सीमा लगी हुई है। तो जो ये यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, ये है संयुक्त अरब अमीरात, हमारा पड़ोसी नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ से हमारी सीमाएं नहीं लगती है, थोड़ा दूर है, अरब सागर की खाड़ी का एक देश है ये। तो इसका आंसर सी हुआ दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में खालिस्तान नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। तो मतलब भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया किसने? भारतीय सेना ने। कब? जुलाई 2022 में। और ये अभियान 25 जुलाई से 29 जुलाई तक चला था। और इसमें जो स्काई लाइट इसका नाम था, इस अभियान का नाम था स्काई लाइट। जो ये अभियान किया गया था 25 जुलाई से 29 जुलाई तक, तो इसका नाम क्या था? स्काई लाइट। इसका आंसर हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने
भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की। जो ये नीलेकणी केंद्र है ना, इसी को आप रोहिणी और नीलेकणी केंद्र भी बोल सकते हो, रोहिणी प्लस नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की। तो यह है IIT मद्रास, इसका आंसर हुआ IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 8वां, स्वतंत्रता के बाद भारत के इसमें क्या कहा कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत के अंदर भाषा के आधार पर जो राज्य बने थे उनमें पहला राज्य कौन सा था, ये पूछे। ये हर किसी को याद होगा। ये 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया था। इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये JVP जो कमेटी थी हमारी, ये JVP कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाएंगे। तो जब ये कमेटी ने मना कर दिया तो वहाँ जो तेलुगु भाषाई क्षेत्र है, तेलुगु भाषाई क्षेत्र में आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया। और जब आंदोलन काफ़ी उग्र हुआ तो वहाँ एक रामालुलु पोट्टी रामालुलु उनका नाम था, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, अनशन पे बैठ गए वे। जब ये अनशन पे बैठ गए तो 56 डेज के बाद 56 डेज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे उनकी मृत्यु हो गई तो ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो गया, हिंसात्मक हो गया। तो इसे रोकने के लिए तब जाके नेहरू की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम, तो फिर एक समिति का गठन किया, एक आयोग का, राज्य पुनरायोग का गठन किया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जब गठन किया तब जाके आंध्र प्रदेश को एक राज्य, मतलब आंध्र प्रदेश को तो राज्य बना दिया था उस आंदोलन के बाद में। तो 1956 में, 55 में और 1956 में उसकी रिपोर्ट आई, जो आयोग गठित किया गया था। उस आयोग के बाद में तो फिर बहुत राज्य बनाए गए जो भाषाई आधार पर हुए। आपका 1960 में भी बनाया गया और 1966 में फिर इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। हरियाणा और पंजाब 2 टुकड़ों में बट गया था। तो ऐसा बहुत ज़्यादा हुए, वो आप सब देख लेंगे। बाकी इसका आंसर था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु। लोकसभा का यदि आपको सदस्य बनना है तो आपकी आयु 25 वर्ष पूरी कर चुके हो आप तो बन जाओगे। 18 वर्ष क्या है कि आप वोट दे सकते हो। 18 वर्ष की आयु जब आपकी हो जाएगी तो आप वोट कर सकते हो। और 30 वर्ष की आयु जब आपकी पूरी होगी तो 30 वर्ष में क्या होगा, 30 वर्ष आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हो। 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए इम्पोर्टेंट है। 25 वर्ष लोकसभा सदस्य के लिए है। 18 वर्ष वोट डालने के लिए कि आप एक वयस्क व्यक्ति होगे और आप वोट कर सकते हो। और जो 21 वर्ष है, अभी आपने सुना होगा कि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। किसकी? जो लड़कियों की शादी की सहमति की जो एज थी वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। तो ये 21 वर्ष वहाँ है। बाकी इसका आंसर क्या था? C। इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर 22 मई है दोस्तों। और ये UNO अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया गया था। ठीक है, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है ना, वहाँ 22 मई को। अच्छा, अब हमें ये भी देखना है कि 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन हमें इसलिए एक्सप्लेन करने चाहिए, इसलिए हमें इनको थोड़ा सा सर्च करना चाहिए ताकि आगे जो पेपर होंगे UPSSC को या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर हो, आप वहाँ इनसे हो सके इस बार 22 में ही पूछ दिया, ये भी पूछ सके। भाई 10 नवंबर भी तो पूछ लेगा, क्या कुछ घट रहा है उसका? 1 अप्रैल भी पूछ लेगा, 15 दिसंबर भी पूछ लेगा। तो आप इनको सर्च कर लेना, वहाँ से आप थोड़ा दिवस याद कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, इसका आंसर है स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी? ये आपका है स्वामी विवेकानंद जी ने ये एक पुस्तक लिखी है। अब आपको यहाँ से एक बात ध्यान करना है, कुछ पुस्तकें स्वामी विवेकानंद जी की याद कर लो, 2 4 5 जो इम्पोर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या राष्ट्रीय गान लिखा है? किनका? इंडिया का और बांग्लादेश का, 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है, जनगणमन और हमार सोनार बांग्ला।
ये 2 राष्ट्रीय गान किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं। और महात्मा गांधी जी की भी पुस्तकें, बहुत ज़्यादा पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है और पूछ ली जाती हैं, तो उन्हें भी आप लर्न कर लेंगे। ये हम कहीं ना कहीं पेपर का जो आईना है वो है, इसलिए थोड़ा सा इस लेवल से आप सर्च करें ताकि आगे जो वनडे एग्ज़ाम है वहाँ आपकी हेल्प हो सके। इसी प्रकार जो गुलजार जी हैं इनकी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है कि UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। जिस दिन मैंने फॉरेस्ट गार्ड वाला पेपर सोल्व किया था, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन थे, मैंने बताया था। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन में UNFCCC और यूनाइटेड नेशंस के कितने प्रोग्राम को शामिल किया गया था, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन से, वन फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट वाली जो रिपोर्ट थी वो थे। तो मैंने वहाँ भी कहा था कि यहाँ जो वनडे एग्ज़ाम है उनमें इनको क्या करेगा, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। और जो UPSC का पेपर है वहाँ इनके स्टेटमेंट पूछेगा, इनके ऑप्शन दे के पूछेगा। तो यहाँ इसकी फुल फॉर्म पूछी है। दोस्तों यदि आप उस वीडियो को आप देख के गए हो तो डायरेक्टली बहुत क्वेश्चन आए हैं वहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर C है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क काउंसिल, नहीं इसका ये नहीं है, इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो इसमें ये फेडरेशन शब्द जो जोड़ दिया, ये है इसका आंसर। ये रहा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोस्तों ये मैंने गलती से लगा दिया होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जो रियो सम्मेलन हुए थे जलवायु परिवर्तन को लेकर, उन पेरिस समझौता हुआ था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। COP 20 जो 2000 कब हुआ, ये आपका पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था। और COP 21 थी वो कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज जो उनका सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए भी और अदर एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर क्या हुआ, A हुआ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम राज्य में है। असम राज्य में कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस पर। दोस्तों यहाँ आपको एक बात ध्यान रखने की है कि जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर पर ये माजुली द्वीप है, और यदि ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे एग्जाम के लिए कि ब्रह्मपुत्र रिवर को भी थोड़ा सा आप देख लें कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत है ना, तिब्बत का पठार, वहाँ एक जगह है आपकी, कौन सी लेक है, और येंगचुंग चेमचुंग पेमचुंग ऐसे कुछ नाम है उसका, ग्लेशियर उससे होकर वहाँ से निकलती है ये, और वहाँ से निकलती है जब ये, यानी तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम सांगपो है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है इंडिया, यानी अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, उस दर्रे के माध्यम से इंडिया में एंट्री करती है। और जब इंडिया में एंट्री करती है तो इसका वहाँ नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता, ब्रह्मपुत्र नाम इसका असम में है, यानी अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है वो आप सर्च कर लेना। मेरे एकदम ध्यान नहीं आ रहा इसका नाम, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है इसका नाम। और जो जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से फिर असम में आएगी तो असम में ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, और ब्रह्मपुत्र जब हो जाएगा फिर ये कहाँ, बांग्लादेश में एंट्री करेगी। और जब ये बांग्लादेश में एंट्री करेगी दोस्तों, वहाँ इसका नाम जमुना है। और उधर से आपकी कहाँ से, पश्चिम बंगाल से आती कौन आएगी, गंगा जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करेगी, गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा। तो गंगा पद्मा हो गई और ये जमुना होगी। पद्मा और जमुना एक साथ मिलकर, पद्मा प्लस जमुना, पद्मा और जमुना, ये दोनों मिलकर मेघना बनाती हैं। इन दोनों की धारा को क्या बोलते हैं, मेघना बंगाल की खाड़ी में गिरती है और विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेना, सर्च कर लेना दोस्तों। मैं तो आपको केवल गाइड कर सकता हूँ, आपको दिशा दिखा सकता हूँ। मेहनत करना ना करना आपका काम है, बाकी सर्च तो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये देखो, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा,
हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है हंगेरियन फोरिंट, हंगेरियन फोरिंट, ठीक है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य पढ़ के चले जाना और शास्त्रीय नृत्य पढ़ के चले जाना, क्योंकि लोक नृत्य हर एग्जाम में पूछता है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पहला ऑप्शन केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, केरल का लोक नृत्य, कर्नाटका का लोक नृत्य आप पढ़ लेना, ताकि किसी और एग्जाम में पूछ ले तो वहाँ आपके काम आ जाएगा। नेक्स्ट जीएस का जो क्वेश्चन है, देखो दोस्तों जीके का जीएस का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? इसका आंसर है राजगीर। बिहार में ये एक जगह है राजगीर। पहले इसी का नाम राजगृह था, अब इसका नाम राजगीर है। और जिस टाइम ये बौद्ध संगति हुई थी उस टाइम इसका नाम राजगृह था। और ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 483 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये शायद इस टाइम अजातशत्रु के शासनकाल वाली कंडीशन है, तब हुई थी। ये आप इस पर थोड़ा सा और रिसर्च करना। और आप ये जो मतलब कौन सी जगह सप्तपर्णी गुफा जो है, वहाँ सप्तपर्णी गुफा है राजगीर में, उसी के पास, ठीक है ना। अच्छा, और ये महात्मा बुद्ध के महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ समय बाद हुई। महात्मा बुद्ध का जैसे निर्वाण हुआ, उनके निर्वाण होने के कुछ समय बाद हुई। और एक बात ध्यान और करना, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, ये ऐसे शब्द को भी पूछ लेता है, तो इन पे भी थोड़ा फोकस कर लेना, ठीक है ना। निर्वाण का मतलब होता है शरीर का पूरा मतलब ज्ञान की प्राप्ति। तो दोस्तों इसमें जैसे निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ है, उसे आप ये भी कह सकते हैं दुख की पूर्ण समाप्ति। बौद्ध ग्रंथों में बौद्धों के अर्थ में भी इसका अर्थ ले निर्वाण का। तो निर्वाण मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि दुखों की पूर्ण समाप्ति, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवना पियदस्सी भी था? तो इसका आंसर है मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक इसका मतलब ये जो ये इसी व्यक्ति का ही नाम था। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो देवता के समान, देवनाम पियदस्सी जो है, ये है देवता के समान, वह जो दूसरों के साथ दया करता हो। तो इसमें मौर्य सम्राट अशोक को इस शब्द से परिभाषित किया गया है, उन्हीं का एक नाम मान के चलो आप इसको। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है डी, विनोबा भावे के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया। M.K. गांधी, आचार्य कल्पनानी और जयप्रकाश नारायण। यदि आपको और विस्तृत एक्सप्लेन देखना है तो आप इनको थोड़ा सा सर्च कर लेना कि इनके द्वारा स्टार्ट किए गए आंदोलन कौन से। कहीं ना कहीं आपके जो कल पेपर होगा उसमें हेल्प हो जाए, आगे जो पेपर होंगे भविष्य में उनमें हेल्प होगी आपको बहुत ज़्यादा। पढ़ा हुआ बेकार तो जाता नहीं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे हमने ये क्वेश्चन है हमारा, ये देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में हुआ था, बहुत लोकप्रिय हुआ? देखो किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ, ये बात पूछा गया क्वेश्चन में। यानी जिसमें जो पित्रादुरा शैली है, इस शैली में आरफीएस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जो राजा का सिंहासन होता है बादशाह का, बादशाह के सिंहासन के पीछे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और जो आपका ये लाल किला है दिल्ली का, यहाँ जो सिंहासन है वहाँ भी कुछ इस तरीके की शैली आपको दिखाई देगी। इसकी जो स्टार्टिंग है, पहली बार जो स्टार्टिंग है वो जहांगीर ने की थी, ठीक है। पहली बार इस शैली की स्टार्टिंग जो है मुग़ल काल में जहांगीर ने की थी। और इसका जो बहुत लोकप्रिय पूछा गया है ना क्वेश्चन में कि बहुत लोकप्रिय कब हुआ, तो ये इसका आंसर है शाहजहाँ। यानी शाहजहाँ के काल में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और स्टार्टिंग कब हुई? जहांगीर के काल में। यदि ये स्टार्टिंग पूछता तब तो इसे बोलते हैं इनमें से कोई नहीं, लेकिन इन्होंने पूछा है कि सबसे लोकप्रिय, तो शाहजहाँ इसका आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया?
निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? इसका आंसर ताम्र पाषाण युग है। और बात करें पहली बार उपयोग की, थोड़ा सा आप सर्च कर लेना, जहाँ तक उम्मीद है इसका आंसर ए है, पर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, आप इसको दोस्तों सर्च कर लेना। 100% मैं श्योर नहीं हूँ, बाकी जहाँ तक उम्मीद है 70-80% ताम्र पाषाण युग है, लेकिन इस पर थोड़ा आप सर्च करेंगे। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो यहाँ मौर्य सम्राट, शुंग सम्राट, मुगल सम्राट, गुप्त सम्राट। तो यहाँ आंसर है आपका मुगल सम्राट। कब? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, साल 1602 ईस्वी में होती है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल समय, भारत में शासन की बात करता है भारत में, तो भारत में मुगल कब से हैं? बाबर जो था 1526 ने बाबर ने मुगल की स्थापना की थी, ठीक है ना, मुगल काल की। तो अब ये जहाँ मुगल काल की स्थापना होती है और बाद में फिर बहादुर शाह जफर तक मुगल काल रहता है, मान के चलो, तो यहाँ कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इसी टाइम पीरियड में स्थापना हुई थी, तो आंसर इसका मुगल काल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा कि भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? दोस्तों इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। सिंध प्रांत क्या है? जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी 1936 में सिंध प्रांत का निर्माण होता है और ये अधिनियम 35 से होता है। और ये आप समझ सको तो अविभाजित भारत में ये कहाँ भारत का हिस्सा है, लेकिन जब भारत विभाजित हो जाता है तब ये किसका हिस्सा हो जाता है? तो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। बाकी ये वेवेल योजना और क्रिप्स मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। इस वीडियो में मेरे पास टाइम कम है दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पूरा पेपर मुझे एक्सप्लेन करना है, टाइम ज़्यादा लगेगा। वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा दोस्तों आप इस पर विशेष ध्यान दें। आप प्लीज़ दोस्तों इन्हें आप पेपर देने से पहले वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इन्हें आप एक बार देख कर जाना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूल भी आप देख कर चले जाना। डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, विश्वास करना मेरे ऊपर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या था? अक्टूबर की गर्मी, जो अभी अक्टूबर चला हुआ है, अब गर्मी देख लो। ये इस टाइम लौटते हुए मानसून के द्वारा बारिश होती है, लेकिन यदि लौटता हुआ मानसून अच्छा नहीं है और बारिश नहीं हो रही है तो गर्मी का मौसम होगा, ठीक है। इसमें कंडीशन कमी क्या है कि जो उच्च आर्द्रता है, उच्च आर्द्रता से जो जुड़ा हुआ तापमान है वो इसका कारण करता है। यानी जो आर्द्रता है वो हाई लेवल पे बनी होती है और हाई लेवल की आर्द्रता के कारण यहाँ अक्टूबर की गर्मी होती है और इस गर्मी को अक्टूबर की गर्मी के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध युद्ध का नारा। अगला क्वेश्चन में क्या कहा कि जो प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? यह है सुभाष चंद्र बोस, इसका आंसर है। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, 5 जुलाई 1943 को 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया। कब? सिंगापुर का जो टाउन हॉल है ना वहाँ, और सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने ये नारा दिया था और उन्होंने अपनी सेना को संबोधित करते हुए ये बात कही थी कि दिल्ली चलो। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ? लंदन, जो सिंगापुर है, सिंगापुर के टाउन हॉल में, टाउन हॉल के सामने। समझ गए इस बात को? तो इसका आंसर ए है। अच्छा, इसी के साथ ये डिग्री जो ये है 82 डिग्री के पास, जो हमारी भारतीय स्थिति की मैं बात करूँ 82.5 डिग्री की जो बात करता है, इतना यहाँ हमारा मानक समय है। इलाहाबाद का जो नैनी है ना, नैनी, वहाँ हमारा मानक समय इलाहाबाद के नैनी में, नैनी इलाहाबाद, तो जो मानक समय वहाँ का लिया गया है। और ग्रीनविच से आप जो मतलब लेफ़्ट या राइट यदि चल रहे हैं तो वहाँ समय या तो आगे होगा या पीछे होगा। यदि आप राइट जाएंगे आगे होगा, लेफ़्ट जाएंगे पीछे होगा। तो यदि आप 1 डिग्री चले जाते हैं तो 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का फ़र्क, ये बात ध्यान कर लो, ठीक है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का फ़र्क, तो यहाँ 15 डिग्री में 1 घंटे का फ़र्क हो जाएगा, 1 घंटे का। तो वो पैमाना बना के आप 82.5 डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 4 मिनट से,
क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट है ना, तो इतने में 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 घंटे आपका समय आ जाएगा और यही आंसर है। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ ये क्वेश्चन देखेंगे अब हम, ये वाला क्वेश्चन, राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वो फ्रांसीसी क्रांति की हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और फ्रांस की क्रांति, एक बात और ध्यान रखना है, फ्रांस की क्रांति से जो समानता, बंधुता और स्वतंत्रता, ये 3 शब्द हैं ना हमारी प्रस्तावना में, ये यहाँ फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। वहाँ जो क्रांति हुई थी ना, सर्वहारा वर्ग, आपने सुना होगा, तो वो केवल इसी वजह को लेकर क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, ये इन 3 शब्दों के कारण क्रांति हुई थी। ठीक है, और इसी क्रांति से स्पष्ट अभिव्यक्ति, राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति की बात होती है। तो इसका आंसर क्या है? बी है। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? दोस्तों, जो खनिज है ये भी आपका इकोनॉमिक है, औद्योगिकरण है ये भी इकोनॉमिक है, और जो शहरीकरण है ये भी इकोनॉमिक है। ये जो 4 ऑप्शन है ना, ये 4 के 4 ऑप्शन कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, ये आर्थिक कारक नहीं है। आर्थिक कारक, तो इसका आंसर है पानी की उपलब्धता। ये भौतिक कारक है, ये आर्थिक कारक नहीं, ये भौतिक कारक है किसका? जनसंख्या वितरण का। तो ये 4 के 4 कारक तो हैं जनसंख्या वितरण के, लेकिन ये 3 जो कारक हैं ये इकोनॉमिक कारक हैं, लेकिन ये जो है ये पानी की उपलब्धता, ये आपका फिजिकल भौतिक कारक है, इसलिए इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल और तिब्बत के बीच में है दोस्तों। नेपाल और तिब्बत के बीच में ये चोटी है। इसको मैं आपको एक बात और बता देता हूँ इसके लेके, जो ये है ना नेपाल में, इसको चोमोलोंगमा के नाम से जाना जाता है। कहाँ? तिब्बत में। और नेपाल में इसी को सागरमाथा कहते हैं। सागरमाथा किसकी चोटी है? ये माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, इसकी हाइट 8848.8 मीटर है। 8848.8 मीटर, ये भी ध्यान रख लेना, ये फैक्ट हैं, ये पेपर में आ सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर तो सी है, लेकिन ये फैक्ट जो है ना 8848.8 मीटर इसकी हाइट है। इसका नाम तिब्बत में ये है और सागरमाथा नेपाल में है। तो इन चीज़ों का आप दोस्तों प्लीज़ ध्यान रखना, आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये काम की चीज़ हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो, जो ये क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? अंतिम स्वीकृति, बात अंतिम स्वीकृति की करता है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका आंसर है। और ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? इस पे दोस्तों मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, बाकी आप देख लेना इसको सर्च करके, लक्ष्मीकांत बुक में या पॉलिटी की किसी बुक में मिलेगा आपको, लक्ष्मीकांत में मिलेगा, अदर कहीं मिल नहीं सकते, एनसीईआरटी में मिल सकता है आपको, एक विशेष कानून पारित करके। तो ये कहीं ना कहीं इसका आंसर जो विभागीय उपक्रम है ना, इसकी भी शायद इसका आंसर हो सकता है। बाकी आप इसको प्लीज़ से देख लेना, इसलिए मैंने इसको गोल किया है। और आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भारत की संघ कार्यकारिणी में संघ केंद्र वाली बात करता है। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? एक बात बताओ, जब केंद्र की बात है तो राज्यों का क्या मतलब हुआ? इसका तो डायरेक्ट आंसर राज्य आ गया। राष्ट्रपति भी उसकी कार्यकारिणी में कार्यपालिका का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री भी और उपराष्ट्रपति भी। तो ये तो कहाँ आ गए हमारे, ये तो आपके कार्यकारिणी में शामिल हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, ये राज्यों की कार्यकारिणी में है। यहाँ संघ की बात करता है, ठीक है, तो इसका आंसर हुआ बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन और प्लीज़ आप सर्च कर लेना, मैं 2 मिनट इस पर रोक लेता हूँ, यहाँ इसको आप सर्च करना। ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। मुझे इसका आंसर लगता है कि इन्होंने कहा किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां खालिस्तान क्षेत्र से संबंधित होती है। जो अधिकांश गतिविधियां हैं वे किस क्षेत्र में होती है? कब? जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रारंभिक चरण में जो अधिकांश गतिविधियां हैं वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो मेरा आंसर तो इसका प्रारंभिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ होती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि इंडिया विकासशील कंट्री है और विकासशील कंट्री में ज़्यादातर जो प्राथमिक जो क्षेत्र हैं वहाँ ज़्यादातर गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। तो इसलिए इसका आंसर ये भी हो सकता है।
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आप देख सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इसका आंसर हो सकता है। तो आप इसका कृपया करके एक बार इसे आप सर्च कर लेना या किसी बुक से देख लेना। बाकी ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच ये भी है, ये तो हमें हरित क्रांति में ज़रूरत ही थी। हरित क्रांति के जनक जो हैं स्वामीनाथन जी हैं। स्वामीनाथन जी, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, और विश्व में कोई और है, इसको सर्च करना आप, मैं आपको बताता नहीं, इस क्वेश्चन को गैस करना विश्व में कौन है, और इंडिया में हैं इसके स्वामीनाथन जी। और ये पूछ रहे हैं ना, इसके रणनीति का हिस्सा सिंचाई भी था और रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी ये भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, तो बिहार का शोक है आपकी कोसी नदी। हुगली नदी एक शाखा है किसकी? गंगा नदी की, और घाघरा नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। हुगली नदी तो देखो वितरिकाएँ हैं, एक तो किसी नदी में एक वितरिका होती है और एक सहायक नदी होती है। जो हुगली है वो गंगा की वितरिका है और जो घाघरा है वो सहायक नदी है। दामोदर नदी भी कहीं का शोक है, इसको भी याद करना आप, ये बिहार का शोक है। और दामोदर नदी देख लेना, दामोदर रिवर किस राज्य का शोक है? इसमें भी बाढ़ आती है और बाढ़ आने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा विनाश करती है ये उस राज्य में। उस राज्य को मैं थोड़ा हाइड कर रहा हूँ, आप इसका आंसर ढूंढ लेना। वैसे इसका आंसर, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो सी है, कोसी नदी। ठीक है, इसी के साथ हम और कौन सा क्वेश्चन लेके चलेंगे? अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे ये वाला। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? इसका आंसर है गृह मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ग्रीन हाउस गैसेस ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, ऑक्सीजन ना ही बढ़ाती ना ही ये प्राकृतिक गैस, ये वाली जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये बढ़ाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे आप आंसर ये होगा इसका ए। और अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा? 69, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद को अधिकार है। आर्टिकल 241 के तहत संसद विधि बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश में या किसी राज्य क्षेत्र में हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। किसके तहत? आर्टिकल 241 के तहत। दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जा रहा है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप इनका विस्तृत एक्सप्लेन देखते रहना। ठीक है, संसद ही विधि बनाकर आर्टिकल 240 तहत के 241 से हाई कोर्ट ओपन कर सकती है केंद्र शासित प्रदेशों में भी और राज्यों में भी। अब आ जाओ यहाँ, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर है फेफड़े। न्यूमोनिया जो है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, फेफड़ों पर सूजन आ जाती है न्यूमोनिया से, तो थोड़ा सा आप इसे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है, यह है आर्टिकल 124। दोस्तों इसका आंसर है 124। और आर्टिकल 118 का क्या काम है, 122 का क्या काम है, 120 का क्या काम है, इन्हें देखकर एक बार चले जाना पेपर देने, हो सकता है इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले। बाकी इसका आंसर है 124। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति रेशा, इसका आंसर है आपका नायलॉन। ये प्लास्टिक रेशा है, पॉलीमर रेशा है नायलॉन, तो इसका आंसर हुआ नायलॉन। ठीक है, ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, बाकी ये प्लास्टिक रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, खालिस्तान के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति, ये काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने रिसेंटली करवाया था ये वीडियो में, और मैंने बोला था हर बच्चों को कि पैट में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा 110%, और मिला। ये कि खालिस्तान के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। मौलिक अधिकारों को जो शक्ति है लागू करने की, जो हमारी सुरक्षा करता है, सर्वोच्च न्यायालय को तो है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने बताया था ये संविधान की आत्मा है, ये अनुच्छेद मैंने कल बहुत विस्तृत पढ़ाया था, मेरी वीडियो में जाके दोस्तों आप देख लेना,
विश्वास नहीं है तो ये सब चीज़ें मैंने बोला था कि 100% आएगा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़रूर, कोई भी आप पेपर देखा हो। और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्टों को पावर देता है 226 ये वाला अनुच्छेद, ठीक है। और दोनों ही बात मैंने शायद कल या परसों की जो वीडियो अपलोड हुई थी उन्हीं में बताई है। दोस्तों ज़रूर मेरी वीडियो से क्वेश्चन आएंगे, आप चैनल पर जाकर विजिट करना। आप काफ़ी कम समय में काफ़ी कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों। प्लीज़ आप देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लीज़ दोस्तों, उन वीडियो से आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा और बहुत कुछ आपको वहाँ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दोस्तों इसका आंसर है उसके तापमान पर। जो स्टार है, स्टार का जो तापमान है उसी के ऊपर उसके रंग का इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो आप सोचो, नॉर्मल बात है, नॉर्मल कौन लगाओ आप आइडिया, कॉमन सेंस। देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लिया आदमी को गुस्सा आ जाओ, एकदम उसका रंग लाल हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा ना, यानी उसका तापमान बढ़ गया तो चेंज हो जाता है। तो इन्होंने तारों का जो रंग है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो उसको वो है तापमान के ऊपर। जैसे तापमान कम या ज़्यादा होगा तो मोस्टली वो उसका रंग में फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ को हम अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैथ में और हिंदी में टाइम लगेगा, तो उनको हम अलग वीडियो में करेंगे। अभी इसमें करंट अफेयर्स के कुछ और सवाल हैं 2-4, उनको और देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका और मैथ और रीजनिंग के लिए जैसे देखिए सवाल है ना, ये 96 वाला सवाल, ये मेरी वीडियो में मिल जाएगा आपको और बहुत आसान है। ये रीजनिंग के सवाल बहुत इजी तरीके से, काफ़ी कम टाइम वेस्ट करते हुए मैंने इनको समझाया दोस्तों। अब इस वीडियो में टाइम नहीं है, बल्कि मैं शायद एक इन पे विस्तृत वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ आप देख लेना इनका आंसर। तब तक ये देखो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों। जो ये क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी ये मेरे हिसाब से सेकंड BX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? किस राज्य में? गुजरात में, सूरत में। गुजरात का जो सूरत शहर है ना, वहाँ लॉन्च किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि गुजरात के वहाँ ज़्यादा काम करेंगे भाई। हालांकि देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट गुजरात इनका अपना होम स्टेट है। अच्छा, जो बुलियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, इसका काम पता क्या होता है? जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड कराना। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और टेक्नोलॉजी जो है, सर्विस जो है, उनको प्रोवाइड कराना इसका काम है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इसको लॉन्च किया है कहाँ? सूरत, गुजरात में। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? ताइवान के आसपास कौन नाटक कर सके? आपको पता होगा इस चीज़ का। चीन। चीन ही एक फिल्म है सबसे बड़ी, तो ये आप कॉमन सेंस भी लगा लेते। रूस, इजराइल को तो कोई काम ही नहीं है, और ताइवान का जो संरक्षक है वो USA है, तो इसका भी कोई काम नहीं। तो क्या बच गया? चीन बच गया, ठीक है। चीन ही का ही विवाद है, ताइवान फिर यही ड्रामा कर सके इंडिया के साथ भी, लेकिन इंडिया ने तो इसे नाखुश ने चबा दी। इंडिया के सामने भी इसकी हिम्मत नहीं पड़ती। जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं S जयशंकर जी, वे काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, चाइना की तो फूंक सरका दी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? अगस्त 2022 में अंडर वाटर, ये दोस्तों ये उद्घाटन मैंने पढ़ा था, कहाँ किया गया था? ये भारत की पहली अंडर वाटर कोलकाता में किया गया है, ठीक है। कोलकाता में जो हावड़ा ब्रिज है उसके नियर बाई कहीं शायद होगा, आप देख लेना इसको। इसका आंसर ए है। और इस एग्ज़ाम में मैंने एक चीज़ नोट किया दोस्तों, जुलाई और अगस्त की करंट अफेयर्स पूछ रखी है ज़्यादातर, ठीक है ना। जुलाई और अगस्त की करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछ रखी है इस पेपर में, जो आज ये 15 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, ठीक है। इसका अब ये देखो, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? कृत्रिम भ्रूण तैयार किया किस देश के वैज्ञानिकों ने? दोस्तों जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कहाँ? लंदन में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यहाँ इसको तैयार किया है, देश का पहला भ्रूण, कृत्रिम भ्रूण। लेकिन अब इसमें USA दे दिया इन्होंने और कनाडा। अब मुझे ये दो तो हो ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है, इतना मुझे पता है, बट ये USA वाली है या कनाडा की है या UK में तो कन्फर्म है,
यूके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिस वैज्ञानिकों ने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पहला, देश का पहला मतलब कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। कहाँ के वैज्ञानिक थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं। वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूके में भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। बाकी आप इसको थोड़ा सर्च करना दोस्तों, इसमें मेरी हेल्प करना आप, और अपना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके काम आ सकता है क्वेश्चन, आगे एग्जामों में बहुत जगह काम आ सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। जो ये वो इवनिंग वाली शिफ्ट में जो पेपर होगा दोस्तों, उसको भी हम जल्दी एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, सब लोगों में। थैंक यू दोस्तों, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इवनिंग वाली वीडियो का भी एक्सप्लेन हम कल मॉर्निंग तक कोशिश करेंगे मिल जाए आपको, या आफ्टरनून तक। और जो 16 तारीख के जो पेपर होंगे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, उनका भी एक्सप्लेन लेकर आएंगे हम 17 तारीख में पूरा। और फिर 17-18 तारीख के बाद यानी दीपावली से पहले पहले इन पेपरों का फुल एक्सप्लेन, जहां मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, बड़ी